इंजीनियर राशिद अलगाववादी विचारधारा का समर्थक है? क्या वो टेररिस्ट के साथ थे या वो टेररिस्ट के अगेंस्ट थे? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो इसके अगेंस्ट उनकी जो कई बार मारपीट भी हुई मिलिटेंट्स के दौरा से। कि जब कश्मीर की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमें एक लैंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, मगर जब आप बाकी भारत के हिस्से में जाते हैं तो क्या आप वहाँ ज़मीन नहीं खरीदते या नौकरी नहीं करते? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो मुस्लिम्स का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग एक सेट ऑफ रूल है जिसे हम शरिया लॉ कहते हैं। बार बार आपको डराया धारा 370 की, तो पता नहीं कौन सा अजाब आ जाएगा। नहीं तो आप खुद ही सरकार हैं तो आप तो दे सकते हैं स्टेटहुड वापस। नहीं, वो तो आप क्या मेरे डोमेन में तो है नहीं। नहीं, मैंने अभी कहा कि आप अगर सपोज आप सरकार हो, गवर्नमेंट हो, पिछले 35 सालों में कश्मीरी मुस्लिम ने क्या खोया और क्या पाया? वायलेंस किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता है। कि आपने बाकी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए? थोड़ी सी चूक हो गई थी। वो टेरर फंडिंग करते थे या टेररिस्ट का साथ देते थे? हमें जेल जाने से डर नहीं लगता है। जो वादी कश्मीर के जो नौजवान है वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जो जा रहे हैं। पीओके को वापस भारत का हिस्सा बनना चाहिए। फोर्सफुल भी हमें अपने साथ जुड़ाना है। हमें दिलों को जोड़ने की ज़रूरत है। जब दिल जुड़ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई। लाइव इमेज की टीम कश्मीर टूर के दौरान आज ऐसी शख्सियतों से बात करेगी जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं के दिल की धड़कन है। शेख अब्दुल राशिद अक्का इंजीनियर राशिद एक कश्मीरी पॉलिटिशियन हैं। उनकी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारी जीत हासिल करी है। उन्होंने फॉर्मर चीफ ओमर अब्दुल्ला और पीसी के सज्जाद गनी लोन को भारी वोटों से पछाड़कर एमपी की सीट हासिल करी है। तो आइए बात करते हैं अबरार राशिद और पार्टी के स्पोक्स पर्सन फिरदौस बावा से, जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर युवक के दिल की धड़कन है। फिरदौस, आपकी एकेडमिक क्या है? बिल्कुल, आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम इन 2008 एंड देन आफ्टरवर्ड्स I did my postgraduate in management and insurance, 1-year program. Then I was working with some private company. Then I joined Engineer Rashid as his PRO in 2011, I think, August. तो उसके बाद मैं पॉलिटिक्स के साथ हूँ तो बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। तो बाद में मैंने फुल टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन की एंड टुडे आई एम वर्किंग एज पार्टी स्पोक्स पर्सन एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवारा। और अबरार आप? जी, मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ, एमएससी बॉटनी। अभी मेरा रिसेंटली जो है एग्ज़ाम्स जो है वो कंक्लूड हो गए, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर। और इंशाल्लाह अभी मैं बस पढ़ाई के साथ ही ज़्यादा लगा हुआ हूँ। तो ग्रेजुएशन मैंने रिसेंटली कंप्लीट की थी और उसके बाद फिर अब मैंने मास्टर्स किया। तो फिर इंशाल्लाह आगे फर्दर देखेंगे एमएससी के बाद फिर क्या रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए एमएससी। अबरार, सबसे पहले हमें ये बताइए कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंजीनियर राशिद की जीत के पीछे कौन था? जी, देखिए, आपने खुद देखा होगा जो हमारी जो रैलीज़ थी, इलेक्शन रैलीज़, हालांकि पहले दिनों में उतने लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन फिर जैसे हमने मोमेंटम पकड़ा तो लोग खुद घरों से निकले और ख़ास तौर पर जो नौजवानों का एक तबका था वो हमारे साथ जुड़ा। तो मुझे लगता है ये जो जीत का सहरा जाता है वो लोगों के सर जाता है और ख़ास तौर पर उन नौजवानों के सर जाता है जो खुद अपने बलबूते पे निकले, बिना किसी लालच के, बिना किसी गर्ज के निकले। उन्हें कोई मतलब नहीं था, कोई लालच नहीं थी और उन्हें अपने पैसे खर्च किए, अपने पैसों से पोस्टर्स बनाए, बैनर्स बनाए और अपनी गाड़ियाँ और अपने जो मोटर बाइकें लाई और उसमें जो अपने पैसों से जो है वो तेल डाला और उसमें जो है वो इलेक्शन कैंपेन में हर किसी जलसे और जुलूस में वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े थे। और मुझे लगता है कि आज ये जीत का सहरा ना तो मेरे सर जाता है, ना ही फिरदौस बाबा के सर जाता है, ना ही इंजीनियर रशीद साहब के सर जाता है। अगर ये जीत का सहरा किसी के सर जाता है तो वो उन नौजवानों के सर जाता है, उन लोगों के सर जाता है जिन्होंने बिल्कुल दिल खोल के जो है इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया। फिरदौस, आप बताइए कि आपने बाकी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए? बिल्कुल, हमें तो पहले अनसर्टेनिटी थी कि वेदर इंजीनियर रशीद साहब को जो फॉर्म है, जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो सबमिट होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन था। तो और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमारा ये था कि हम फोकस करें पूरा नॉर्थ कश्मीर पे ही, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। तो उसमें जो कोर्ट का प्रोसेस था, जो हमें फिर कोर्ट ने ही अलाउ किया कि आप फार्म भर सकते हैं और इंजीनियर रशीद साहब जो है अभी वो एक्यूज्ड हैं, उन पर कोई चार्जेस साबित नहीं हैं, तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो एक अनसर्टेनिटी थी, तो इसलिए हमने
श्रीनगर और जो हमारा साउथ कश्मीर की जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ से हमने कैंडिडेट्स अपने खड़े नहीं किए। तो मुझे लगता है कि और थोड़ी सी चूक हो गई थी और अनसर्टेनिटी थी। अगर अनसर्टेनिटी नहीं होती, हमें पता होता कि इंजीनियर रशीद साहब का फार्म जो है वो एक्सेप्ट होता, तो इन जगहों पे भी हम फार्म भर देते और रिजल्ट भी इंशाल्लाह वैसा ही आता कि जैसा आपने देखा कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का आया। बारामूला के लोगों की आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि आज की जो सियासत है, जो फ्यूचर है पॉलिटिक्स का, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में जो फ्यूचर है पॉलिटिक्स का, वो ये है कि आपकी पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है वो सच पे मबनी होनी चाहिए। आपके जो दावे हैं वो कम होने चाहिए और ग्राउंड पे आप काम क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस सिलसिले में मुझे लगता है कि हमें बोलना कम चाहिए और करना ज़्यादा चाहिए। तो हाँ, कुछ एक कमिटमेंट्स जो हमने इलेक्शन रैलीज़ में की हैं लोगों की, उन पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। उन पे हम पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अपने एबिलिटी के साथ उन पे काम करेंगे। जैसा कि हमने कहा है कि नॉर्थ कश्मीर में एक ट्रॉमा हॉस्पिटल की अशद ज़रूरत है, वो होना चाहिए, या एक मैटरनिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ कश्मीर के कम से कम 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी कम से कम बिल्कुल 4 लेन कनेक्टिविटी तो है, मगर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो एक 4 लेन हम डिमांड करेंगे कि, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये मसले उठाएंगे कि एक 4 वे कनेक्टिविटी होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर हर एक डिस्ट्रिक्ट से। ये कुछ एक हम तालीम पे हम काम करेंगे, उसको कैसे सुधार सकते हैं, या बाकी जो रोज़गार के मसाइल हैं, तो इंडस्ट्रियल का जो रेवोल्यूशन है उस पर हम काम करेंगे। और एग्रीकल्चर जो हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसको उसकी इकोनॉमी जो है, उसकी जो रफ्तार है, उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उन मामलों पे भी हम करेंगे इंशाल्लाह, पूरी कुव्वत के साथ काम करेंगे। अबरार, एक बात सब लोग जो जानना चाहते हैं, सब लोगों के दिलों में बहुत उत्सुकता है कि इंजीनियर राशिद जो हैं वो कौन थे और उनका क्या बैकग्राउंड है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं हुआ कि उनको इंजीनियर रशीद क्यों कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा जो है उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। वो जो है एक JKPCC में जो है वो इंजीनियर के, सिविल इंजीनियर के तौर पे काम करते थे और उन्होंने कश्मीर के बहुत सारी जगहों पे जो एज कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जो है वो काम किया है। तो फिर उन्होंने जब 2008 में जब इलेक्शंस हुए थे और उन्होंने जो इलेक्शन से पहले रिज़ाइन किया था, तो फिर जो इंजीनियर रशीद के नाम से वो लंगेट में मशहूर थे। तो बिल्कुल को वो नाम जो है इंजीनियर का वो टैग उनके साथ तब से ही जुड़ा हुआ था और फिर इलेक्शन जीतने के बाद भी जो उनका नाम है फिर वो इंजीनियर रशीद के नाम से जो है मशहूर हो गए। तो इसके पीछे जो ये एक कहानी है कि वो जो है, और वो एक्टिव भी थे वहाँ पे, मतलब जो है सोशल वर्कर्स में जो यहाँ बाकी जो भी काम होते थे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो आर्टिकल लिखते थे चट्टान में, यहाँ उज़्मा में या ग्रेटर कश्मीर में। तो वो इस वजह से भी जो है वो अपने इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। और वो जी बिल्कुल, तो फिर जब वो सियासत में आए तो उन्होंने उसी जो है तरह से वो अपने उस जज्बे को बरकरार रखा असेंबली जीतने के बाद भी, और हमेशा जो है फिर लोगों की बात करते रहे। इंजीनियर साहब के साथ बहुत बार तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि वो टेरर फंडिंग करते थे या टेररिस्ट का साथ देते थे, उस बात में कितनी सच्चाई है? जी, ये तो अभी चार्जेस हैं, लेट्स नॉट बी जज। ये अभी कोर्ट में आपको जो आपने उस पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो आपको कोर्ट में प्रूव करने हैं पहले। तो अभी 5 साल तो हो गए, 5 साल से ज़ायद वक्त हो रहा है उनको जो जेल में हैं, अभी तक वो प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो जब उनमें सच्चाई नहीं है, आपके पास कंक्रीट सबूत नहीं है, तो हाँ, और हमें जेल जाने से डर नहीं लगता है। ठीक है, वी आर देयर फॉर द जस्टिस, वी आर देयर फॉर द, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर बिलीव करते हैं, हमें उस पर पूरा संविधान पे भरोसा है। तो हम टाइमिंग पे क्वेश्चन करते हैं। टाइमिंग, अगर इनको लगता था कि ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, ये 2019 से पहले क्यों नहीं हुआ? जब आपको आर्टिकल 370 यहाँ पे हटाना था, ये उसी वक़्त पे क्यों पब्लिक में आया कि नहीं जी ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, ये बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व है? तो अगर हैं तो आप 5 साल में आपको इसको साबित करके दीजिए। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी एक साजिश थी। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज़ हैं, तो उनकी जो मैदान है वो खिसक रही थी नीचे से। इंजीनियर रशीद साहब की जो एंट्री हुई थी पॉलिटिक्स में, तो
उनकी भी कहीं ना कहीं कोशिश यह रह गई थी कि इंजीनियर रशीद साहब को जेल ही भेज दिया जाए, ताकि जो हमारे लिए जो मैदान है वो साफ रहे, वो साफ रहे। और हम जिस तरह से लोगों को आज तक बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाए और हमारी जो दुकानें हैं वो चलती रहें। मगर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल का नौजवान जाग चुका है, वो जानता है किसकी हकीकत क्या है। वो आजकल का जो नौजवान है, आजकल का जो वोटर है, वो मेरिट्स पे वोट देता है। तो वो आपको देखने को मिला होगा जो अभी जो रिजल्ट्स सामने आए लोकसभा इलेक्शन के, तो उसमें इंजीनियर रशीद साहब को की जो जीत हुई, ये मुझे लगता है कि उसकी जो इनोसेंस की, जो उनकी बेगुनाह होने की एक बहुत बड़ा सबूत है। अबरार, हमें बताइए, इंजीनियर राशिद एमपी की ओथ कब लेंगे? जी देखिए, हमने जो है हमारी अवामी मोर्चा पार्टी के जो वकील हैं, उन्होंने जो है फाइल वहाँ पे एप्लीकेशन जो है फ़ाइल की थी, तो उसका डेट पहले उनको 18 को रखा था, उसके बाद फिर 22 को रखा था, और उसका जो नेक्स्ट डेट है वो हियरिंग है वो 1 जुलाई को रखा है। और हमें उम्मीद है जिस तरह से मतलब हमें इलेक्शन लड़ने दिया गया, उसी तरह से जो है हमें ओथ भी जो है लेने दिया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है 1 जुलाई को जब इसका मामला सुनाया जाएगा, हियरिंग होगी, तो इंशाल्लाह जो है फ़ैसला हमारे हक़ में होगा और हमें इंशाल्लाह उस दिन कोई ना कोई डेट ज़रूर मिल जाएगा कि इंजीनियर रशीद साहब कब ओथ ले सकते हैं। मुझे एक बात बताइए फिरदौस, अभी आप बात कर रहे थे इंजीनियर राशिद जी के बारे में कि उनके पास बार बार तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, मगर उसमें कितनी हकीकत है? क्या वो टेररिस्ट के साथ थे या वो टेररिस्ट के अगेंस्ट थे? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो इसके अगेंस्ट थे। हाँ, मैं एक चीज़ गारंटी से कह रहा हूँ कि वो वायलेंस के खिलाफ थे। जी। उन्होंने कभी वायलेंस पे बिलीव नहीं किया। जब यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी, संगबाजी हो रही थी, कि वो लोगों को ये कहते थे कि नहीं, आपका जो काम है वो कॉलेज में है, स्कूल्स में है, आपका काम ये नहीं है कि वायलेंस करना। ठीक है, आपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं वो आपकी बात कर सकते हैं। जब आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होगी तो आपको ज़रूरत नहीं है फिर स्ट्रीट्स पे आने की, पत्थर उठाने की, या जो शिद्दत है या वायलेंस है उसको एज ए ये अपना जो विरोध है वो दिखाने के लिए आपको वायलेंस को लेके नहीं जाना चाहिए। और आपका जो काम है वो कॉलेज में है, स्कूल में है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वो मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने इंजीनियर रशीद साहब को रीड किया हुआ है, वो वायलेंस के हक़ में कभी नहीं थे। वो नॉन वायलेंटली अपना जो उनकी जो बात है वो रखते थे, चाहे असेंबली के बाहर हों या असेंबली में हों, नॉन वायलेंस तरीके से और डेमोक्रेटिक वे से अपनी बात रखते थे। और लोगों को भी कहते थे कि नहीं, आप वायलेंस का ये बिल्कुल साथ ना दें या उसके साथ ना चलें। नॉन वायलेंस तरीके से अपने एज अ प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जो डेमोक्रेसी में आपके जो हुकूक हैं प्रोटेस्ट करने के, उन तरीक़ों को लेके आप अपनी बात रख सकते हैं। और वायलेंस पे वो कभी बिलीव नहीं करते थे और अपने लोगों को भी कहते थे कि नहीं, आप वायलेंस को इख्तियार ना करें। आपके लिए एक जानकारी मैं बता दूं, जब 2010 में यहाँ पे वायलेंस हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो इंजीनियर रशीद साहब ने कम से कम 3500 नौजवानों को जमा कर दिया था लंगेट में, और उनसे ओथ लिया था कि हम पत्थर नहीं उठाएंगे, हम पत्थरबाजी नहीं करेंगे। और दिलीप पड़गांवकर, राधा कुमारी जी, वो आए थे एज इंटरलोक्यूटर्स यहाँ पे। तो दिलीप पड़गांवकर जी ने फिर आर्टिकल भी लिखा था कि लंगेट इज़ द ओनली पीस ऑफ आइलैंड जो पूरे कश्मीर में है, वो पीस ऑफ आइलैंड है लंगेट, क्योंकि वहाँ की रहनुमाई जो है इंजीनियर रशीद साहब करते थे। और उन्होंने ओथ लिया था, ओथ उठवाई थी लोगों से कि हम वायलेंस पे बिलीव नहीं करेंगे, हम पत्थर नहीं उठाएंगे। ये इंजीनियर रशीद साहब की हकीकत है। जी। अच्छा, अभी फिर दोस्त आप बातचीत कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तानी असेंबली में भी जाके इंजीनियर राशिद जी ने बहुत कुछ कहा कि हमारा सर हमें वापस दीजिए एंड ऑल। वो क्या किस्सा है? जी, इंजीनियर रशीद साहब की जो शख्सियत है वो ब्लैक को ब्लैक कहते थे और वाइट को वाइट कहते थे। वाइट को कभी ग्रे नहीं कहा, ब्लैक को कभी ग्रे नहीं कहा। अगर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कहीं ज़्यादती होती थी आवाम पे, सिविलियंस पे, तो वो उस पर बात करते थे, वो चुप नहीं रहते थे। और जो यहाँ पे जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी तरफ से अगर कहीं ना कहीं ज़्यादती होती थी, आवाम के खिलाफ वो कहीं जाते थे, वो उनके खिलाफ भी बात करते थे। ऐसे कई एविडेंसेस हैं और उस मामले में उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा।
और जिसकी मुझे पूरी जानकारी है। उनकी जो कई बार मारपीट भी हुई मिलिटेंट्स के द्वारा से, और कई बार जो सिक्योरिटी फोर्स हैं उनके द्वारा भी उनकी मारपीट हुई, मगर वो उन्होंने एक ये मन बनाया था कि नहीं, सच को सच ही कहना है, सच को हम झूठ नहीं कह सकते, आपको लोगों की आवाज़ बननी है और लोगों के साथ कोई भी जुल्म करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। हाँ, ये एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा, एक गुलाम मोहिद्दीन नाम करके एक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बंदा था जिसको कुछ एक शक पे सो कॉल्ड मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया था, और जब दूसरे दिन पता चला कि उनकी लाश मिल गई थी जंगल में, तो उनका सर नहीं था वहाँ पे। तो इंजीनियर रशीद साहब दिल्ली गए, पाकिस्तान एम्बेसी में गए, कहा कि इसका सर मुझे दे दीजिए क्योंकि मिलिटेंट्स ने ही इस बेगुनाह को मारा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सच को झूठ नहीं कह सकते थे और झूठ को सच नहीं कह सकते थे। और ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने आवाम की बात रखी। बिल्कुल बिल्कुल, आवाम की बात कही और आवाम ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंडोर्स किया, कहीं ना कहीं लगा कि ये हमारी आवाज़ बन सकता है, और एक मामूली से इंजीनियर को इंजीनियर रशीद बना दिया, एक विधायक बना दिया, और उसके बाद आपने देखा कि आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बिल्कुल। आज जब वादी में धारा 370 और 35 से हट गई है, तो वादी के नवयुवकों की क्या एस्पिरेशन है? ये जो आर्टिकल 370 का हटना, ये हमारी मर्जी के खिलाफ है। इसको कोई ये नहीं कह सकता, कोई कश्मीरी भी हों, चाहे हमारे पंडित बरादरी के हों, इनफैक्ट जम्मू के हों, क्योंकि जब आपको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, फिर आपसे वो छीन लिया जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंसानी फितरत होती है। जब आपको मैं अच्छी एक कुर्सी पे बिठाऊं, फिर आपको कहूँ कि नहीं आप उतर के नीचे बैठ जाइए, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मेरे उसमें क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं वो अलग बात है, मगर आपको जब मैं स्पेशल स्टेटस देता हूँ आपको, फिर मैं जब उससे उतारता हूँ तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सेम वाज द केस विद कश्मीरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, बीजेपी को एक मैंडेट मिल गया था इस पे से, और अभी तो इसके लिए इतनी बहुमति चाहिए हमें पार्लियामेंट में, वो तो एज सच पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस पे बात रखेंगे कि ये आवाम की जो मर्ज़ी है, जम्मू कश्मीर की आवाम की मर्ज़ी है, उसके खिलाफ था यह डिसीजन। और बाकी जो ये है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, क्योंकि आज आपकी जो प्रायोरिटी है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी है, यहाँ लैंड की सिक्योरिटी की है। जैसे आपने बाकी स्टेट्स में लैंड सिक्योरिटी के लॉ पे रखे हैं। नहीं, मगर उसके लिए भी आपने एक नया कर रहा है डोमिसाइल को। बिल्कुल नहीं, हम चाह रहे हैं कि 371 जिसे हम कह रहे हैं, जैसे आपने हिमाचल में कर दिया है, इस तरह का कोई कानून यहाँ पे लाया जाए, ताकि हमें को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग सा रहे और हमारे मन में ये सिक्योरिटी रहे कि नहीं, हमारी ज़मीन हमसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो हमारी जॉब्स हैं वो हमारे युवा के लिए रहें, हमें कोई दूसरे स्टेट का ना आए कि वो हमारी जॉब्स ले लें यहाँ पे। ये चीज़ें जो हैं कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए, और हमारी लैंड सिक्योरिटी जो है और जो जॉब सिक्योरिटी है, कम से कम ये बातें होनी चाहिए, और जो बेरोज़गारी का बड़ा मसला है उस पर बात होनी चाहिए। और हाँ, ज़रूर हम इस पार्लियामेंट में जब इंजीनियर रशीद साहब को मौका मिलेगा इंशाल्लाह बात करने का, वो इन चीज़ों में बात करेंगे। फिर तो एक बात मुझे बताइए कि जब कश्मीर की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमें एक लैंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, मगर जब आप बाकी भारत के हिस्से में जाते हैं तो क्या आप वहाँ ज़मीन नहीं खरीदते या नौकरी नहीं करते? बिल्कुल। तो जब मैंने अभी हिमाचल की आपको मैंने मिसाल दे दी, तो वो भी भारत का ही अंग है, तो उसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं है जब उनको लैंड सिक्योरिटी नहीं। आप एक टोपोग्राफी देख लीजिए, ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे हर एक इन्वेस्ट करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है या यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, तो इस हवाले से या यहाँ का जो टूरिज़्म है, यहाँ जो इकोनॉमिक बिग गन्स हैं कंट्री के, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कॉमन पब्लिक है उनमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है लैंड को लेके, तो मुझे नहीं लगता हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जब आप दूसरे स्टेट्स में ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर में भी ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करें। तो इससे खुदा ना ख्वास्ता जम्मू कश्मीर आपसे अलग नहीं हो रहा है, ये तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ही हम मांग रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कुछ नहीं मांग रहे हैं। जी, आज का युवा पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, वो खून खराबे से थक गया है, तो इंजीनियर राशिद इसके लिए क्या करेगा? देखिए, जब आपकी एस्पिरेशंस एड्रेस नहीं होंगी, चाहे किसी तरह के भी एस्पिरेशंस हों, जब आपकी वो एड्रेस नहीं हो जाएंगी, जब आप वो द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उन तक आपकी बात नहीं पहुंचाई जाएगी, ऑब्वियसली
आपके मन में एक सौ गुस्सा पैदा हो जाता है। जब आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, चाहे पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, मुझे नहीं लगता है कि यूथ को सड़कों पे आने की ज़रूरत होती है। फिर जब आपकी एस्पिरेशंस की बात हो, जब आपके जो इश्यूज़ है, जब आपके रोज़गार पे बात हो, मुझे नहीं लगता फिर यूथ को सड़कों पे आने की ज़रूरत है। आज तक हुआ क्या है, यहाँ पे दिल्ली को रिप्रेजेंट किया गया। जो भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स रहे, उन्होंने दिल्ली को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ना कि ये कि वो कश्मीर को दिल्ली में रिप्रेजेंट करते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं किसी ने यहाँ के पब्लिक की बात नहीं की। ओब्वियसली वो चीज़ें, उन चीज़ों की सज़ा तो उनको झेलनी पड़ेगी। अभी तो जेला है बारामूला में, तो आने वाले वक्त में बाकी जो कश्मीर के बाकी हिस्से हैं उनमें भी झेलना पड़ेगा। तो आपको क्या है कि पब्लिक की आवाज़ बनना है, उनकी बात करनी है, तब जाके आप कह सकते हैं कि नहीं, क्लेम कर सकते हैं कि मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी। अबरार, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आज वादी का युवा ड्रग में इन्वॉल्व है, तो इंजीनियर राशिद की पार्टी उसके लिए क्या मुहिम तय करेगी? ये एक मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला है कि जो वादी कश्मीर के जो नौजवान हैं वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जो जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ऐसे जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो करनी चाहिए कि जिससे हम यूथ को जो है वो डाइवर्ट कर सके। जी बिल्कुल, जैसे इंजीनियर रशीद साहब लंगेट में क्रिकेट जो है वो टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज़ करते थे, लंगेट प्रीमियर लीग, और उसमें लगभग हर एक हल्के से जो है एक टीम होती थी और उसमें ऑलमोस्ट 130 टीमें होती थी क्रिकेट की, और उन्हें जो है वो फ्री किट दिया जाता था और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोई मैच खिलाया जाता था। तो वो एक इनिशिएटिव था कि लोगों को जो है वो ड्रग्स से दूर रह के एक अच्छी चीज़ की तरफ माइल किया जाए, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ जो है उनका रुख किया जाए, ताकि इन ड्रग्स से या बाकी जो भी समाजी बुराइयाँ उनसे उनको बचाया जा सके। तो मेरे ख्याल से जो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी उसी तर्ज पे जैसे वो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराती थी, बाकी जो भी असम्बली सेगमेंट्स बारामूला में आते हैं या चारों डिस्ट्रिक्ट्स में उसी तर्ज पे उसी बिना पे जो है वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगे। और ये भी मेरे ख्याल से डिमांड होगी कि कहीं ना कहीं अगर यूथ कहीं इन्वॉल्व है ड्रग्स में तो एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर होने चाहिए और उसके लिए हमें पहल करनी चाहिए। और आपको ये मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही अवामी इत्तेहाद पार्टी की डेलीगेशन डीसी कुपवारा से मिले थे और उनने ये उनके सामने रखा था कि एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कुपवारा या करना में होना चाहिए, और उन्हें एश्योरेंस दी है कि इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में ज़रूर होगा। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह जैसे पहले हमने लंगेट में अवामी इत्तेहाद पार्टी ने और इंजीनियर रशीद साहब ने जो यूथ के लिए जो काम किया है और उनको ड्रग से बचाने के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई है, उसी बिना पे उसी तरह से जो है बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी वो इसी तरह की जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराएंगे और जो है लोगों को इस मुसीबत से, जो इस ड्रग्स की सबसे जो बड़ी मुसीबत है, इनसे बचाएंगे इंशाल्लाह। फिरदौस, आप बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? जब हम कहते हैं कि वी बिलीव इन डाइवर्सिटी, ये जब हम पूरे इंडिया की डेफिनेशन देते हैं, ये एक गुलदस्ता है, यहाँ पे अलग अलग किस्म के फूल हैं। तो ये एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे हर किस्म के फूल हैं। आपको हर किस्म की एस्पिरेशंस जो इसके फूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। तो कहीं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, चाहे वो रिलीजियस हों या बाकी सेंटिमेंट्स हो, वो कहीं हर्ट ना हो, तो उनसे डिलिब्रेशंस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये अवाम में आना चाहिए, पहले इस पे डिबेट्स होने चाहिए, हर एक को अपनी बात रखने का हक देना चाहिए, और फिर कंसेंसस क्या आता है उस पे सबों को की मुतफिक राय होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि फिर हमें कोई आपत्ति है, मगर पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, इस पे डिबेट्स होने चाहिए। और जो हमारा हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका ख्याल रखना चाहिए हमें। और जो हम कह रहे हैं कि एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जो हमारा मुल्क है, एक गुलदस्ता है, हर एक फूल का ख्याल रखना चाहिए। तो नहीं, मगर हर एक फूल का ख्याल तो तभी रखा जाएगा ना जब सबको समान अधिकार दिए जाए। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग एक सेट ऑफ रूल है जिसे हम शरिया लॉ कहते हैं। आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो रिलीजियस जो हमारे जो मामलात हैं उनमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है। तो राइट टू रिलीजन हमारा एक अधिकार है, उस चीज़ को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते या उस चीज़ को आप
इग्नोर नहीं कर सकते। आपको उस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, इस पे डिबेट होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, और हर तरह का जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, समाज हैं, रिलीजन्स हैं, उनको अपनी जो एतराज़ात है उस पर भी बात करने देना चाहिए, और उनके एस्पिरेशंस क्या है उनका भी ख्याल देना चाहिए। फिरदौस, बताइए कि क्या धारा 370 को वापस लाना आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में है? मैंने पहले भी कहा आपको, ये हर एक कश्मीरी के मन में है, सिर्फ कश्मीरी के नहीं। जब मैंने कश्मीर की बात की तो मैं आई मीन जम्मू कश्मीर एंड इवन लद्दाख, ये हमारी हर एक बंदे की एस्पिरेशंस है। तो अलग ड्यूटी हो नहीं, अब हो गया। जब धारा 370 इन प्लेस था तब तो कश्मीर के साथ ही था। तो ये सब लोगों की एस्पिरेशंस है कि आर्टिकल 370 हमें वापस मिलना चाहिए। जैसा मैंने कहा था कि ये स्पेशल स्टेट्स है, ये किसी और देश के कानून ने हमें नहीं दिया था, ये भारत के ही कानून ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। हमने कहीं मगर कहीं ना कहीं एनसी और पीडीपी पार्टियों ने इसका गलत यूज़ भी किया आपके खिलाफ, बार बार आपको डराया धारा 370 हटेगी तो पता नहीं कौन सा अजाब आ जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जैसे आपने आर्गुमेंट्स दे दिए कि यहाँ पे एक रुकावट सी थी धारा 370, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। आप मुझे बता दीजिए कि तब उसके बाद कौन सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया यहाँ पे, उससे पहले नहीं था, और उससे पहले कौन से यहाँ पे जॉब्स नहीं थे, तो धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे जॉब्स आ गई। मुझे नहीं लगता ज़मीनी हालात में उतना सुधार आ गया जैसे हम क्लेम कर रहे थे, वैसा तो हुआ नहीं कुछ। आपने कहा था कि यहाँ तो दूध की नदियाँ बह जाएंगी, वो तो आई नहीं कहीं। तो एक मुझे लगता है कि हाँ, इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा था बीजेपी का, वो शुरू हो गया। तो जो यहाँ पे इनफैक्ट जो हमारे जम्मूटीज़ हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्शियस पीपल है वहाँ पे, वो ये चाहते थे कि धारा 370 यहाँ पे हट जाए। ये एक स्पेशल स्टेटस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब और कोई बंदा ऑन अर्थ ये नहीं कहेगा कि मुझे स्पेशलिटी ना दी जाए। मुझे नहीं लगता कि इनफैक्ट अगर ये किसी भारत के किसी और देश में होता, मुझे नहीं लगता, इनफैक्ट अगर ये दिल्ली में होता, दिल्ली के वासी ये कभी नहीं कहते कि जो हमें स्पेशल स्टेटस मिला है कि आप इसे हटा लीजिए, या आप उसे मेरी मर्जी के खिलाफ हटाएंगे तो मैं उससे खुश हूँगा। फिरदौस, अगर आप सरकार में होते तो वादी की समस्या का क्या समाधान ढूंढते? पहले तो हमारी कोशिश रहेगी कि अमन रहना चाहिए। जब अमन रहेगा तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो दूसरी बात, वायलेंस बिल्कुल भी नहीं, वायलेंस का कहीं पे भी स्कोप नहीं है। वी आर ऑलवेज, माई पार्टी, माई पॉलिटिकल लीडर्स, एवरीबडी, इवन इनफैक्ट माई वोटर्स, टोटली अगेंस्ट वायलेंस है। और आपने हमारी रैलीज़ देखी होंगी, मतलब लोग हज़ारों में जुड़ रहे थे हमारी रैलीज़ के साथ। कहीं पे भी कोई ऐसा गलत नारा नहीं हुआ जैसे कि जो एक मेजर कॉज है। मेरा प्रश्न ये है कि आपको अगर सरकार बना दिया जाए तो आप क्या समस्या का समाधान ढूंढेंगे? मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। एक यहाँ पे जो मसाइल है, मैंने कहा कि जो प्रायोरिटीज़ जो लोगों की है वो चेंज हो गई है। तो मैं तो पहले इस पे आ जाऊंगा कि कम से कम हमें स्टेटहुड वापस दी जाए, क्योंकि एक हमारा हक बनता है। नहीं तो आप खुद ही सरकार हैं तो आप तो दे सकते हैं स्टेटहुड वापस। नहीं, वो तो आप मेरे डोमेन में तो है नहीं। नहीं, मैंने अभी कहा कि आप अगर सपोज आप सरकार हो, गवर्नमेंट हो, आपके पास सारे वो हैं, अधिकार हैं, तब आप इसकी समस्या का क्या समाधान? अब इसमें फ़र्क है ना, जब मैं यूटी में सरकार बनाता हूँ तो उसमें तो फ़र्क होगा, ठीक है। जब मैं एज स्टेट में सरकार बनाता हूँ उसमें ये तो काफ़ी दो चीज़ें, मतलब काफ़ी दूर हैं, इनका दूर तक आपस में वास्ता नहीं है। जब आप यूटी में आप सरकार बनाते हैं, आपके जो पावर्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं। जब आप स्टेट में होते हैं तो बिल्कुल एक टाइप ऑफ ऑटोनॉमी आपको मिल जाती है कि आप बिल्कुल देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। यहाँ आप ब्यूरोक्रेटिक रूल आपका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। जब हम ये क्लेम करते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं, तो आप दिल्ली से यहाँ इस स्टेट को या इस JNK को नहीं चला सकते, आप रिमोट कंट्रोल से इसको नहीं चला सकते। वी डिजर्व टू हैव आवर ओन गवर्नमेंट हियर, वी डिजर्व टू हैव आवर ओन पब्लिक गवर्नमेंट। इसका ब्यूरोक्रेटिक रूल संविधान नहीं हो सकता है। पहले जो प्रायोरिटी रहेगी हमारी, हम स्टेटहुड को वापस लेंगे। अबरार, कश्मीर में पहली बार पीसफुल इलेक्शन हुआ है,
इसके बारे में आपकी क्या राय है? जब हमने फॉर्म भरा था तो हमें यही उम्मीद थी कि हमारा जो है फॉर्म वो एक्सेप्ट हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें एक बार फिर से जो है जमहूरियत पे जो है वो बिल्कुल विश्वास करने दिया और जमहूरियत का दामन थामने दिया। और बिल्कुल ये एक मुझे लगता है एक ये जमहूरियत की जीत हुई है कि एक पीसफुल इलेक्शंस हुए। जो कश्मीर एक वोलेटाइल इलाका हमेशा माना जाता है और इस तरह से पीसफुल इलेक्शंस होना ये कहीं ना कहीं जमहूरियत की जीत है। और इसके लिए मुझे लगता है ये हम सब की जीत है और ख़ास तौर पर उन नौजवानों की जीत है जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उनने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो इलेक्शन है वो पीसफुली होंगे, इसमें कोई रिगिंग नहीं होगी, कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जिससे फिर लोग शायद इसको एक गलत तरीके से याद करेंगे। और उसके मुझे लगता है ये एक मतलब अच्छी बात है, एक खुशाइंद बात है कि जो इलेक्शंस हुए इस बार वो पीसफुल हुए और कोई भी ऐसा वो गलत इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिससे लोग इस प्रोसेस में हिस्सा ना ले। तो मेरे ख्याल से ये जमहूरियत की जीत है, सबसे बड़ी जीत अगर है ये सिर्फ जमहूरियत की जीत है कि इलेक्शंस पीसफुली हुए। पिछले 35 सालों में कश्मीरी मुस्लिम ने क्या खोया और क्या पाया? वायलेंस किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता है। जब वायलेंस आता है, खुदा ना खास्ता जब गोली चलती है, वो आगे ये नहीं देखती है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या किसी और धर्म से है। गोली जान लेती है और उसे ये पता नहीं होता है कि किसकी जान मैं ले रहा हूँ। तो जो वायलेंस है ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ख़तरा नहीं होता है, ये जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, उसके लिए ख़तरा होता है। तो शायद यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया। तो जो वायलेंस हुआ ये बिल्कुल गलत रास्ता था, क्योंकि इंसानियत जो है कहीं ना कहीं इसमें सफ़र हो गई, चाहे वो पंडित के नाम पे या मुस्लिम के नाम पे। हाँ बिल्कुल, जब कोई भी नॉन स्टेट एक्टर जब वो गोली चलाता है उसको न्यूज़ चाहिए होती है। उसको इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि मतलब ये आगे मेरा भाई मर रहा है या मेरा हमसाई मर रहा है या कोई और मर रहा है, उसे उस चीज़ से मतलब नहीं होता है। हमारी जो हमारी कलेक्टिव कोशिश होनी चाहिए वो बिल्कुल कि इस चीज़ को जिस तरह भी हो सके इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए कि वायलेंस किसी चीज़ का हल नहीं है। हाँ, बातचीत से हम कई मसलों के हल निकाल सकते हैं और वायलेंस को नकार के हम जब टेबल पे बैठते हैं किसी चीज़ का भी कोई भी मसला हो उसका हल निकल सकता है। और वायलेंस सिर्फ बर्बादी लाता है और इस चीज़ को हमें कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फिरदौस, हमें बताइए कि वादी के असेंबली इलेक्शन के दौरान आपकी अवामी पार्टी का क्या रोल रहेगा? मैं कहूँगा कि पूरे दुनिया में ख़ास तौर से जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे जो फ्यूचर पॉलिटिक्स में देखता हूँ वो ईमानदारी की सियासत है और वो जो आप कहते हो उस पर खरे उतरने की ज़रूरत होती है सियासत में। जो अब जो फ्यूचर आ रहा है सियासत का, मेरी पार्टी जो है एक अल्टरनेटिव पेश कर रही है। यहाँ पे देखिए जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं यहाँ पे उन्होंने लोगों की उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं की। उन्होंने हमेशा लोगों को धोखा दिया है। इलेक्शन से पहले उनके एक वादे रहते हैं और फिर इलेक्शन जब आते हैं तो फिर उनके कुछ और वादे रहते हैं। तो हम इस चीज़ के खिलाफ निकले, हम लोगों को एक अल्टरनेटिव पेश कर रहे हैं। जी आप जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हैं यहाँ पे, जो ख़ानदानी सियासत यहाँ पे उभर रही है, उस चीज़ के अल्टरनेट में हम एक प्लेटफॉर्म पेश कर रहे हैं। हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप आइए, अवामी इत्तेहाद पार्टी एक आपकी ही पार्टी है, लोगों की पार्टी है, ग्राउंड से जो उठे हुए लोग हैं, स्ट्रीट से जो उठे हुए लोग हैं, उनकी पार्टी है। एक पॉलिटिक्स को जो एक बैड नेम मिला है कि नहीं ये तो अच्छा काम है ही नहीं। जब आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली इसमें प्रीफिक्स हो जाता है कि नहीं ईमानदारी का तो ये काम ही नहीं है। तो इस चीज़ को साफ करने के लिए अच्छे लोगों को ज़रूरत है पॉलिटिक्स में आने की। मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से जो ख़ास तौर से जहाँ के जो नौजवान हैं उनसे ये गुजारिश रहेगी कि आप पॉलिटिक्स को एज ए कैरियर अपनाएं। आप जब आपके मन में ये है कि आपने ठान लिए कि मुझे अपनी सोसाइटी को कुछ देना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स सबसे अच्छा आपको प्लेटफार्म है और अवामी इत्तेहाद पार्टी आपको प्लेटफार्म दे रही है। आप आइए, आप एक अल्टरनेटिव बन जाइए। तो जो लोगों की उमंगें हैं उन पे खड़े उतर के देख लीजिए, आपकी समाज में भी इज्जत होगी और आपको हिस्ट्री याद करेगी। आप नए लोगों को चांस देंगे? बिल्कुल, मैं नए लोगों को चांस दूंगा और जो हमारे कैंडिडेट्स में
इंश्योर करूंगा कि मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे कैंडिडेट्स होंगे आने वाले इंतखाबात में। और एक चीज़, हार जीत तो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि लोगों का फैसला होता है। जो लोगों का फैसला होगा वो हमें सारा पे तस्लीम होना चाहिए सबों को, तो उसका हमें रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। मगर एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, हमारे जो लोग होंगे बिल्कुल पाकदामन होंगे, ईमानदार होंगे, उनकी कोई बैगेज नहीं होगी पीछे, सारे नए होंगे। और जो एग्जिस्टिंग जो हमारा लॉट है, पॉलिटिकल लॉट जो हमारा है, उनमें से कोई नहीं होगा। ये इन चीज़ों की मैं एश्योरेंस देता हूँ। वादी की दो पुरानी पार्टियों पीडीपी और एनसी की इलेक्शन में बहुत भारी हार हुई, इसका क्या कारण रहा? मुख्य कारण यही है कि जब आप लोगों की बात नहीं करते हैं, जब आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करते हैं, अब जो आपका मैंडेट दिया होता है, जब आप उनको लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो बिल्कुल आपका सज़ा तो तय होता है। फिर लोग आपको सज़ा देते हैं 5 साल के बाद, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और आपके पास सबसे बड़ा जो ताकत होता है वो आपका वोट होता है। और वोट से फिर लोग जवाब देते हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया, जैसे बाकी जो पार्टियां हैं यहाँ की उनको दे दिया। और नए जो चेहरे हैं, भले ही उनकी जो सॉफ्ट है, स्टैट्स हो वो कम हो, मगर ये लोग आपको चांस देते हैं। और फिर आपको लोगों की उम्मीदों पे उतरना है। जब आप लोगों की उम्मीदों पे उतरते हैं, लोग आपको बिल्कुल अपने सर पे बिठा देते हैं। जब आप लोगों की उमंगों पे नहीं उतरते हैं, आपको बिल्कुल लोग सजा भी देते हैं। अगर बारामूला की तरक्की का प्रश्न उठता है, तो आपकी अवामी पार्टी क्या एनडीए पार्टी से कोएलिशन करेगी? ये तो अभी बोलना कबल अज़ वक्त होगा। जो हमारी पार्टी की जो प्रायोरिटी है वो अभी ये है कि इंजीनियर रशीद साहब को ओथ लेने देना चाहिए, क्योंकि एक हक बनता है उनका। जैसे उनका हक था कि अभी वो एक्यूज्ड हैं, उन पे जो चार्जेस हैं वो साबित नहीं हुई हैं, तो वो केस लड़ सकते हैं। हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत ने हमें बिल्कुल इजाज़त दे दी कि इंजीनियर रशीद साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माजी में कई हमारे लीडरान हैं जिन्होंने जेल से लड़े हैं और जीत के भी आए हैं। तो इसी तरह से उनका हक बनता है कि उनको डेमोक्रेटिक वे में ओथ लेने दिया जाए। तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये है अभी। तो उसका जो हियरिंग है कोर्ट में 1 तारीख को है, 1 जुलाई तो को। बिल्कुल पता चल जाएगा कि डेट कौन सी मिलती है उनकी ओथ सेरेमनी के लिए। तो उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी जो होगी वो ये होगी कि इंजीनियर रशीद साहब को कैसे बेल आउट किया जाए, उनको जेल से कैसे रिहा किया जाए, क्योंकि अब वो ऑर्डिनरी इंसान तो है नहीं, अब वो 17.5 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो और जो हमारा अदलिया है, जो हमारी जुडिशरी है, वो भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती। इतनी बड़ी आवाज़ को वो जेल में नहीं रख सकती, इतनी देर जेल में नहीं रख सकती। तो उनको भी उन लोगों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए जिन्होंने इंजीनियर रशीद साहब पे अपना भरोसा दिया है। और उस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमारी भी गुजारिश होगी कि इंजीनियर रशीद साहब को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। अबरार, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि वादी में कल्चर, हेरिटेज, मदर टंग, इस सबको सेव करने के लिए आपकी अवामी पार्टी क्या कदम उठाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मेरे ख़्याल से जो इंजीनियर रशीद साहब है वो शायद मेरे ख़्याल से वाहिद एक पॉलिटिशियन है जो ज़मीन से जुड़े हुए शख्स थे, और उन्होंने कभी जो है वो वीआईपी कल्चर का साथ नहीं दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने कभी स्कूटी का इस्तेमाल किया, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो वो हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे और लोगों के बीच में रहते थे, उनके साथ खाते पीते थे, उठते बैठते थे। उनको ये वीआईपी कल्चर, ये सूट बूट, ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जी बिल्कुल, उन्होंने हमेशा अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया। वो हमेशा जो है एक कमीज शलवार में होते थे और अपना जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस हमारा फ़ैरन है उसमें होते थे। और उनको, मुझे नहीं लगता है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी से बेहतर कोई पार्टी होगी जो इस कल्चरल हेरिटेज को या जो प्रिजर्व करेगी और उसको रिवाइव कर सकती है। तो मेरे ख्याल से जब वो बाहर आएंगे और हमारी जो पार्टी भी है, तो ये कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे कि जिससे जो हमारे इस कल्चर को, इस हेरिटेज को जो रिवाइव किया जा सकता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि इंजीनियर रशीद साहब बज़ाती खुद जो है वो इस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे कुछ मेजर ज़रूर लेंगे कि जिससे जो है कश्मीर का कल्चर, चाहे यहाँ वो ज़ुबान कोई कश्मीरी बोलता हो, कोई पहाड़ी बोलता हो, कोई दूसरी और लैंग्वेज बोलता हो, हर कोई जो है वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज को कम नज़री से नहीं, तंग नज़री से नहीं देखना है। तो मेरे ख्याल से हर एक कल्चर की, हर एक ज़ुबान की जो है अपनी एक इम्पोर्टेंस है और उसको प्रिजर्व करने की जो है वो बिल्कुल ज़रूरत है। और मुझे लगता है इंजीनियर रशीद साहब और अवामी इत्तेहाद पार्टी जो कि वीआईपी कल्चर के ख़िलाफ़ है, तो एक मुझे लगता है एक
मिसाल मिसाल कायम करेगी और बिल्कुल एक वो एक बेस्ट ऑप्शन है कि इस कल्चर को वो प्रिजर्व करने में कामयाब होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर एक सुगबुगाहट है कि क्या इंजीनियर राशिद अलगाववादी विचारधारा का समर्थक है? एक इंजीनियर रशीद साहब का एक अलग अपना एजेंडा था, जो प्रो पीपल एजेंडा था, वो उसको लेके चल रहे थे, चाहे असम्बली के अंदर हों चाहे असम्बली से बाहर हों। मुझे नहीं लगता कि किसी की आइडियोलॉजी से वो प्रभावित थे या इन्फ्लुएंस थे। हाँ, कुछ एक ऐसी फोर्सेस हैं जिनको लगता है कि इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उनकी जो एक साम्राज्य तैयार किया हुआ है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनी सियासत का, उनको ख़तरा लग रहा है। बिल्कुल उनको लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसको उस तरह से डाइवर्जन दिया गया कि नहीं, ये वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रिवाइव हो रही है। इंजीनियर रशीद साहब को जो इतना बड़ा वोट मिल रहा है, उस तरह से इंजीनियर रशीद को डिफेम करने की कोशिश की गई थी, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसमें ना तो कोई सच्चाई है, और लोग भी जान चुके हैं कि ये सिर्फ ये प्रयास था कि इंजीनियर रशीद साहब को जो इतनी बहुमति मिल गई है, इतनी बढ़ोतरी मिल गई है वोट्स में, तो इसको कैसे एक गलत नाम दिया जाए ताकि जो कदगने हैं इस पे उनको और मज़ीद बढ़ाया जाए, वो उसी का एक प्रयास था जिसमें वो नाकाम हो गए। आज पीओके को लेके बहुत ज़्यादा एक सनसनाहट है, सुगबुगाहट है। पीओके को वापस भारत का हिस्सा बनना चाहिए, आप इसका समर्थन करते हैं? एक अच्छा तरीका ये होगा कि आप फोर्स के बिना पे उसको अपने साथ मिलाएं। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं इसके साथ हूँ। तो आप ऐसा कुछ कर लीजिए, आप कश्मीर को इस तरह से ट्रीट कर लीजिए कि जो हमारा जो दूसरा साइड है, जो हमारा ही है, हमारी कश्मीर का ही हिस्सा है, तो उनको लगना चाहिए कि नहीं, हम इस पार्ट के नहीं होने चाहिए कि हम इस पार्ट से के होने चाहिए, कि वहाँ से डिमांड होनी चाहिए कि नहीं, हमारे लिए जो अल्टरनेटिव ठीक है वो ये है, वो इस तरफ का इलाका है, हमें इस चीज़ से जुड़ना है। मुझे नहीं लगता कि उनको वायलेंस की तरह फोर्सफुली हमें अपने साथ जुड़ाना है। हमें दिलों को जोड़ने की ज़रूरत है। जब दिल जुड़ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई फिर उसमें बाउंड्री रह जाती है। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए, दिलों का जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। तो अवामी पार्टी इसके लिए क्या करेगी? बिल्कुल हम करेंगे। जब आपका एजेंडा होगा, प्रो पीपल एजेंडा होगा, जब आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि पीपल फर्स्ट, जब आपका एजेंडा होगा कि पीपल फर्स्ट, आप हर एक मामले में आप लोगों की उमंगों का ख्याल रखेंगे, लोगों की एस्पिरेशंस का ख्याल रखेंगे, लोगों की डिमांड्स क्या हैं उनका ख्याल रखेंगे। जैसे कि बहुत सारे मसाइल हैं हमारे पास अभी, ऐसे भी कुछ एक इलाके हैं जैसे हमारे जो करना है, कम से कम 3-4 महीने तो वहाँ रास्ता बंद रहता है। आपने उनकी टनल तक आज तक नहीं दी थी। 1947 से लेकर जो आज़ादी के बाद अभी तक जो इतने साल हो गए, हम उनको एक पूरी कनेक्टिविटी नहीं दे सके। जैसे गुरेज का इलाका है, हम उनको मतलब जो इनका मेनलैंड है उससे कनेक्ट नहीं कर पाए आज तक। तो जब आप ऐसे गेस्चर्स देंगे, जब आप इस तरह से जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनको इस तरह से चमकाएंगे, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि फिर ज़्यादा देर ऐसी लगेगी कि वो लोग ये चाहेंगे कि हम इसी साइड का हिस्सा होनी चाहिए। तो इस तरह की जब हमारा जब अप्रोच होगा इस तरह का, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ में नाकाम होंगे। फिर अबरार, एक बात मुझे बताइए कि अवामी पार्टी भविष्य में खानदानी सियासत को कितना बढ़ावा देगी? देखिए, बिल्कुल आपने ये मुझे लगता है सही क्वेश्चन फरमाया। जैसे आपको मालूम होगा कि इंजीनियर रशीद साहब हमेशा जो है इस सियासी ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ थे, और जो ये पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, शायद आपको मैं कहीं फ्रेम में नहीं दिखता अगर मेरे वालिद साहब जेल में होते। उन्होंने मुझे हमेशा जो है सियासत से दूर रखा है। उन्होंने कभी, चाहे मुझे ही नहीं, मेरे भाई को और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थे उनको भी हमेशा जो है वो सियासत से दूर रखा था। और वो हमेशा ये कहते थे कि आपको सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ख़ानदानी राज को यहाँ बढ़ावा नहीं देना है। तो मुझे नहीं लगता है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी कल को ऐसा कोई डिसीजन लेगी कि फिर हम ख़ानदानी राज को बढ़ावा देंगे। ये लोगों का फ़ैसला होगा। अगर कल को लोग ऐसा चाहेंगे कि कोई उनको रिप्रेजेंट करे तो बिल्कुल उसको मैदान में आना चाहिए। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब ने हमेशा जो है वो सियासी जो ख़ानदानी राज है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने हमेशा बोला है और आगे भी बोलते रहेंगे। और उनकी एक मुझे लगता है एक कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा था कि जो ख़ानदानी राज है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोई पहले
कोई लीडर बनता है, फिर उसका बेटा आता है, फिर उसका बेटा आता है, तो ये सब ख़त्म होना चाहिए। और उन्होंने हमेशा इस बात पे ज़ोर दिया। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे वालिद साहब जेल में नहीं होते तो मैं कैंपेन भी नहीं करता, मैं आपको आज शायद इंटरव्यू यहाँ पे नहीं दे रहा होता, मैं भी अभी फिर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता। तो ये एक मजबूरी के तहत मुझे आना पड़ा। और बिल्कुल अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो इस का जो है वो साथ नहीं देगी कि ख़ानदानी राज को बढ़ावा मिले। हाँ, लेकिन अगर कल को लोगों का फ़ैसला होगा, लोग ये चाहेंगे कि सियासत में आना चाहिए, तो बिल्कुल तब अगर लोग चाहेंगे तो बिल्कुल हम भी आएंगे। तो अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ऐसे खानदानी राज को होगा कि राशिद, इंजीनियर राशिद के बाद अबरार राशिद हों। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आऊँ, मैं कल को सियासत में आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ख़ानदानी राज जो है वो उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे। और लोगों का फ़ैसला जो होगा, अगर लोग कल को चाहेंगे तो ही ये फ़ैसला होगा, वरना ऐसा फ़ैसला नहीं होगा। फिरदौस साहब। जी बिल्कुल, अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है एक मुनज़्ज़म पार्टी है, जहाँ जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज चलती है। तो हमने हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इंजीनियर रशीद साहब जो है हमारे कैंडिडेट होंगे। तो उसके बाद जब हमने कैंपेनिंग शुरू की, जब इंजीनियर रशीद साहब का फॉर्म जो एक्सेप्ट हो गया, तो जब हम कैंपेनिंग हमने शुरुआत की, तो हमने पूरे जो हमारे लीडर्स हैं उनको असाइन किया था कि काम असाइन किया था कि कौन किस रीजन को हैंडल करेगा, कैसे डील करेगा, कैंपेनिंग कैसे करेगा। ये हमारा एक ब्लूप्रिंट सा सेटअप सा बन गया था हमारे पास। तो फिर अबरार और असरार जो इंजीनियर रशीद साहब के बेटे हैं, तो इन्होंने ये कहा कि हम भी इसमें शामिल होंगे। हम जो हैं इंजीनियर रशीद साहब तो अभी फिजिकल प्रेजेंस तो है नहीं उनकी, हम जो है एक बेटे होने के जो हैं फ़राइज़ निभाएंगे हम। तो हमें भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर ये कारवां ऐसा बढ़ता गया कि ये बिल्कुल इंजीनियर रशीद साहब का जो के लिए जो लोगों का प्यार है, तो उनके लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गए इंजीनियर रशीद साहब के बेटे। तो हमें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज अ पार्टी। तो इनका ये था कि इनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फिर इनके एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो गए। हाँ, ये है कि अभी पार्टी डिसीजन मेकिंग में इनका रोल नहीं है। हमारी पार्टी है, मुनज़्ज़म है, बराबर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी। हाँ, ये सिर्फ अपने बाप के लिए कैंपेनिंग करते थे, ये उस तक लिमिटेड थे बस। तो अवामी पार्टी के लिए कहना उचित होगा कि मैं अकेला ही चला था, जाने में मंजिल मगर बिल्कुल लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया, और इस तरह बढ़ता गया कि हमने कहीं ना कहीं उम्मीद तो की थी, मगर इतनी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, जब आप लोगों की अच्छे से तर्जुमानी करें, जब आप पे लोग ट्रस्ट करते हों कि ये वो बंदा है जिसकी एक कमिटमेंट है, तो ओबियसली लोग आपको नाराज़ नहीं करते हैं, वो आपको इसका इनाम ज़रूर देते हैं। तो मुझे लगता है इसमें सारी यूथ जो है, वादी की यूथ का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल। तो ये थे फिरदौस बाबा और अबरार राशिद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।